स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस धन को हम अंदर रखें, सुरक्षित रखें और सेफ रखें और बीमारियों के डर से बाहर ही ना निकलें। ऐसा करना समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात यह है कि हम उन्हें समझें और उनका सही इलाज करें। तो दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज की जिसका नाम है डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है, लेकिन अगर हम इसका डायग्नोसिस ठीक से जान पाए तो इसका जो इलाज है वो संभव है और उसको हम ठीक तरीके से इलाज कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ये मेडिकल टर्म है क्या, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इवेंट्रेशन। डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो हमारे शरीर के अंदर चेस्ट और पेट के बीच में होती है, जो हमें सांस लेने के लिए जो मेन मसल होती है उसके अंदर ये हेल्प करती है, क्योंकि ये पेट के अंगों को पेट में रखती है और फेफड़े जो छाती के अंग है उनको छाती में रखती है। तो जो छाती वाले अंग छाती में रहे और पेट वाले अंग पेट में रहे, उसकी वजह से फेफड़ा आराम से खुलने और फूलने तक का आराम से काम कर पाए। तो अगर ये मसल में प्रॉब्लम हो गई, होता क्या है कि मसल कमजोर होती है और इवेंट्रेशन का मतलब ये है कि मसल ऊपर चली गई है और ऊपर जाने की वजह से पेट के अंग जो है वो छाती के अंदर आ गए और लंग का आकार छोटा हो गया है और फेफड़ा छोटा होने की वजह से मरीजों को दिक्कत आने लगी है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, या फिर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, या किसी को ये हो रहा है। तो इसका चीज जो है इसको हम मेडिकल टर्म में डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन कहते हैं। अब ये क्यों होता है? होने के 2-3 कारण हो सकते हैं, लेकिन अहम कारण जो होता है, जो मेजर चीज जो होती है, कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी जन्मजात होती है। मतलब कि किसी को अगर जेनेटिक फैक्टर रह गया है जिसकी वजह से डायफ्राम पूरा डेवलप नहीं हो पाया है, या फिर किसी वजह से मसल की वीकनेस वाली बीमारियां हो गई जिससे ये, जैसे पोलियो है या ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कुछ लोगों को जन्म के बाद ये प्रॉब्लम होती है, वो अक्सर कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि किसी को एक्सीडेंट हो गया है और ट्रॉमा हो गया है, तो उसके चलते क्या होता है कि डायफ्राम, हमारी बॉडी की सारी मसल जो है उनका कंट्रोल अमूमन नर्व से होता है। तो इसमें फ्रेनिक नर्व की इंजरी हो गई या उसको ट्रॉमा हो गया, तो जिसके चलते डायफ्राम ऊपर चला जाता है। या फिर सर्जरी कराई और सर्जरी के अंदर कार्डियक सर्जरी होती है या ऐसी सर्जरी जो छाती की होती है जिसके वजह से वो कमजोर हो गया और सर्जरी की वजह से वो नर्व डैमेज हो गई तो ऊपर जा रही है। या अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे वायरल बीमारियां हुई और उन वायरल बीमारियों की वजह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हुई और उन कंडीशंस के अंदर फ्रेनिक नर्व जो है वो डैमेज हो गई और उस डैमेज होने की वजह से ये डायफ्राम का जो हिस्सा है वो कंट्रोल खत्म हो गया और मसल कमजोर होकर ऊपर चली गई। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है। तो एक नॉर्मल मसल जो एक बहुत रेस्पिरेशन की एक बहुत अहम मसल होती है, ये स्ट्रॉन्ग मसल होती है। अगर हम रेस्पिरेशन के नॉर्मल पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है कि छाती जो है वो नेगेटिव प्रेशर सिस्टम होता है, ताकि हम बाहर से पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम से एयर को अंदर ले पाए और जब सांस कंप्लीट हो जाए तो डायफ्राम उसको पुश करके और इस सारी की सारी जो चीज है इसको सांस को बाहर निकाल पाए। अब अगर छाती नेगेटिव सिस्टम है तो फिर पेट के अंग जो पॉजिटिव सिस्टम वाले है वो शरीर के अंदर ऊपर क्यों ना जाए। तो इसको रोकने के लिए कायदे से डायफ्राम का काम होता है कि डायफ्राम हाई प्रेशर सिस्टम, बावजूद कि ये प्रेशर सिस्टम हाई होता है, इस सारे के सारे अंगों को छाती में जाने से रोकता है। और ये नॉर्मल प्रोसेस के अंदर, हमारी रेस्पिरेशन के अंदर जब भी प्रोसेस होता है तो फेफड़े को पूरा मौका देता है कि वो फूल के और हम पूरा सांस अंदर ले पाए और पेट के अंगों को नीचे की साइड में पुश करके रखता है। अब जब भी इसके अंदर चाहे ट्रॉमा हुआ या इन्फेक्शन हुआ या किसी और सर्जरी की वजह से वो फ्रेनिक नर्व, जो ऐसी नस जो इस डायफ्राम को कंट्रोल करती है, उससे वो नस अगर नष्ट हो गई या नस खत्म हो गई तो इसकी वजह से डायफ्राम के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया है। अब ये डायफ्राम जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके डायफ्राम जब पतला हो जाता है और ये पेपरी थिन हो जाता है। सो पेपरी थिन होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और जब ये स्ट्रेंथ खत्म होती है, वीकनेस आती है, तो ये एक सिंपल सी बात है कि पेट के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो धीरे धीरे करके वो छाती के अंदर चले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि पेट के सारे अंग जो है वो छाती के अंदर चले गए, जैसे बावल चली गई है, आंत चली गई है, स्प्लीन चला गया है या और चीजें जैसे स्टोमक चला गया है। तो ये क्या करते हैं कि इनका वजन ज्यादा होता है तो ये हमारे फेफड़े को दबा देते हैं और ये दबाने की वजह से क्या होगा, फेफड़े के अंदर हमको प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। जैसे कि किसी को छाती में पेन हो रहा है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को खाना खाने के अंदर दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे इसका एक पिकुलियर सिम्टम्स होता है कि आप
को नॉर्मली सांस नहीं फूल रही है जब आप खड़े हो, लेकिन जैसे ही आप लेटते हो तो रात के अंदर बिल्कुल सीधा नहीं लेट पाते हो, सांस फूल जाती है। वो इसलिए होता है, खड़े रहते हैं तब सारे के सारे हमारे जो अंग हैं वो छाती के अंदर, सॉरी पेट के अंग पेट के अंदर रहते हैं तो नीचे रहते हैं, बट जैसे ही हम लेटते हैं तो पेट में प्रेशर बढ़ता है और ठीक वैसे ही सारी की सारी चीजें जो है वो पेट वाली फेफड़े के ऊपर दब जाती है। कभी कभी हार्ट को भी दबा देती है, तो बहुत लोगों को पैल्पिटेशन वगैरह भी होता है। तो ये कॉमन जो सिम्टम्स है, लेकिन ये एक जो सांस लेटने पे सांस फूलने वाला एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो कि सबको लगता है कि हार्ट फेलियर की वजह से हो गया है या फेफड़ा फेल होने की वजह से हो गया है, लेकिन ये एक्चुअली डायफ्राम के फेल होने की वजह से हो सकता है, जो हमें डायग्नोसिस के अंदर डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या जांच ऐसी करनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन है या डायफ्राम की प्रॉब्लम है, तो अमूमन कॉमन जांच एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होती है, ये हमें सब चीज़ों के इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी मिल जाती है कि ये डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन है, एक साइड का डायफ्राम ऊपर चला गया है। और सबसे जो स्पेसिफिक जो एक टेस्ट होता है जिसको हम पीएफटी कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे लिए एक चीज होती है कि पीएफटी जो टेस्ट हम कर रहे होते हैं तो एक लाइन डाउन के अंदर करते हैं और एक सुपाइन पोजीशन में कराते हैं, जिसकी वजह से दोनों में 20-30% का डिफरेंस होता है, तो हमें लगता है कि ये डायफ्राम का जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक फ्लोरोस्कोपी टेस्ट होता है या अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम डायफ्राम की मूवमेंट चेक करते हैं कि क्या डायफ्राम मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा डायफ्राम जो है वो उसकी मूवमेंट खत्म हो चुकी है, ये इवेंचुअली डेवलप होकर डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद जब हम डायग्नोसिस बन गया है, अमूमन ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये डायग्नोसिस बनाने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो जब डायग्नोसिस बन गया और हमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्या इसका सर्जरी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो सर्जिकल के स्पेसिफिक इंडिकेशंस है कि क्या तो हमें जो डिफरेंस है पीएफटी का वो 20-30% है कि नहीं है, आपकी सांस फूल रही है नहीं फूल रही है, या जिसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या फेफड़ा खत्म होने लग गया है या आप सो नहीं पा रहे हो, लेट नहीं पा रहे हो, तो ये अच्छे कैंडिडेट है जिनको सर्जरी से फायदा होगा। हर किसी पेशेंट के लिए जो डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन का पेशेंट है वो सर्जिकल कैंडिडेट नहीं होता है, कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कौन से क्राइटेरिया वाले पेशेंट है जिनको सर्जरी करने के बाद फायदा होगा। अब ये सर्जरी कौन करेगा, ये सर्जरी जो है एक थोरेसिक सर्जन करता है, और सर्जरी की मॉडलिटी जो है 3 तरीके की होती है। आजकल ये स्पेशली जिनके अंदर डायफ्राम के इवेंट्रेशन होता है उनको रोबोटिक या दूरबीन की सर्जरी करके किया जाएगा, तो उनके रिजल्ट जो है वो बेहतर हो रहे हैं। ओपन कन्वेंशनल थोरैकोटोमी या जिसको ओपन सर्जरी कहते हैं वो भी होती है, लेकिन ये आपके सर्जन की एक्सपर्टीज और आपके डायफ्राम के अंदर की कंडीशन कैसी है उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और ये डिसीजन अक्सर जो है वो टेबल पे लिया जाता है। लेकिन अगर सही टाइम पे इसका ठीक तरीके से इलाज हो जाता है, तो अब इलाज में हम क्या करते हैं कि डायफ्राम का मोमेंट कभी भी वापस नहीं आता है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि हमें फेफड़े को पूरा फुलाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि जहां पे ये फेफड़ा पहले ऊपर पहुंच गया है तो इसको हम नीचे लाके और इसको डायफ्राम को टाइट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाइकेशन कहते हैं, और उसके ऊपर हम एक मेश लगा देते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग ये डायफ्राम वापस ऊपर ना जाए और ये प्रॉब्लम हमको दोबारा ना हो पाए। सर्जरी अमूमन सेफ होती है एंड रिजल्ट इसके अच्छे होते हैं अगर इसका कैंडिडेट सिलेक्शन प्रॉपर होता है। तो ये हमारा राइट साइड का चेस्ट है, ये लेफ्ट साइड का चेस्ट है, और नीचे ये डायफ्राम है जो हमारे छाती और पेट के अंग को अलग अलग करता है। अब नॉर्मली ये यहाँ पे होता है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ से ये डायफ्राम जो है वो थिन आउट होके पतला होके और ये ऐसे करके यहाँ तक चला जाता है, या हो सकता है कभी कभी तो पूरा एरिया ही कवर कर लेता है। अब जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो अब इसकी वजह से इधर का फेफड़ा बिल्कुल पिचक गया है और यहाँ ये उधर हार्ट को भी दबा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसमें इसको वापस यहाँ लाके और इस जगह पे आपने इसको टाइट करके फिक्स कर दिया, और इसके ऊपर एक हम मैश लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, ताकि ये लाइफ लॉन्ग यहाँ पे बना रहे, और वो जाली जो होती है वो इस तरीके से इसके ऊपर चल जाती है। तो जब जाली लग जाती है तो यहाँ फिक्स हो जाता है ताकि पेट के अंग दोबारा से हमें छाती में ना जाए और छाती में ना जाके फेफड़े को दोबारा से कंप्रेस ना करे। अब इसकी मोमेंट कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन फायदा हमको ये होगा कि फेफड़ा हमारे पास पूरा होगा। जिस फेफड़े की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है तो पूरा फेफड़ा फूलेगा, सांस लेने की दिक्कत दोबारा नहीं आएगी, आप आराम से जिनको प्रॉब्लम होती है लेटने के अंदर वो लेट पाएंगे, और जो बार बार ये पेन हो रहा था या ये सारी चेस्ट की जितनी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये इसका सर्जरी होता है जो आजकल रोबोट या दूरबीन से किया जाता है और जिसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच एंड keep subscribing my channel, so I'll come up with these videos जिनके लिए मुझे लगता है कि ये हेल्थ अवेयरनेस है, तो मैं ऐसे वीडियो जो है टाइम टू टाइम बनाता रहता हूँ और मैं वीडियो पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस अपने चैनल पर रिलीज करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।